हेलो टू एवरीवन, आज हम CSR नेट फिजिकल साइंस की सीरीज में 10 नेट लेवल के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जो इंपॉर्टेंट भी हैं और हम उन्हें 1 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे यूजिंग सम ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमने को इंटीग्रल सॉल्व करना है 0 to 2 पाई d थीटा डिवाइड बाय 5 + 4 cos थीटा। सो इसकी वैल्यू हमें सॉल्व करनी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। सो फर्स्ट मेथड तो ये है, लॉन्ग है। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू e की पावर आइटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आइटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड देन वी नो दैट z इज इक्वल टू r e टू द पावर आइटा थीटा विच इज e टू द पावर आइटा थीटा बिकॉज यू हैव टू अज्यूम हियर इट इज अ यूनिट सर्कल। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा z conjugate it is e to the power minus iota theta, so this becomes z plus z conjugate divided by 2 and then from here I am getting the d theta। ठीक है, लिमिट भी चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद में पोल्स फाइंड आउट करेंगे, फिर रेजिड्यू और फिर उसके बाद कोची रेजिड्यू थ्योरम लगा करके 2 पाई आइटा से मल्टीप्लाई करके अपने पास आंसर आएगा। पर इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर अपर लिमिट जो है वो लिखिए सबसे पहले 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जो फर्स्ट टर्म है इसका आप स्क्वायर कीजिए, कितना आ जाएगा 25 माइनस में सेकेंड टर्म इसका आप जो है स्क्वायर कीजिए, सिर्फ इसका कांस्टेंट का कितना हो जाएगा 16, दैट मीन्स 2 पाई बाय 3। दिस इज द आंसर, 2 पाई बाय 3 इज द आंसर। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन है द एलिमेंट्स ऑफ ए 3 into 3 मैट्रिक्स ए आर प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स रो एंड कॉलम इंडिसेस aij is equal to ij where i and j run from 1 to 3 the eigen values of a are। ठीक है, यानी कि हमें एक 3 into 3 मैट्रिक्स बनानी है जिसमें हर एक एलिमेंट रो और कॉलम के क्या हो, प्रोडक्ट हो। ठीक है, यहाँ पर i और j जो है वो रन करेगा 1 से लेकर के 3 तक और aij दिस इज इक्वल टू ij होगा। सो यहाँ से अपने पास में मैट्रिक्स आप बना सकते हैं। मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, देखिए सबसे पहले आप i जो है इसको आप फिक्स रख के चलिए, i इज इक्वल टू 1। ठीक है, और j को आप वेरी करवाइए 1 2 and 3, तो अपने पास कितना आ जाएगा, मल्टीपल करेंगे तो 1 2 और 3 आ जाएगा। फिर इसके बाद i को 2 रखते हैं और j को हम रन करवाते हैं 1 2 3, तो कितना आ जाएगा 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4 and 2 into 3 is 6। इसी तरीके से i को 3 और फिर इसका j को रन करवाते हैं, कितना आ जाएगा 3 and then 6 and 9। ये अपने पास मैट्रिक्स है जिसके हमें आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे लॉन्ग मेथड भी है, अगर आप ये अडोप्ट करते हैं तो a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, मोस्टली यहाँ पर ऐसे करते हैं लोग। ठीक है, कि यहाँ पर जो है इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे 1 माइनस लैम्डा 2 3 2 4 माइनस लैम्डा 6 3 6 9 माइनस लैम्डा और इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल पुट करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करिए कि यहाँ पर 0 कितने आइगन वैल्यूज अगर हैं कि नहीं है। ये देखने के लिए आप ये देखिए कि कितने जो है मल्टीपल हैं, यानी कि जैसे ये रो है, ये वाली रो इसका मल्टीपल है अगर आप देखें तो इंटू 2। ठीक है, ये वाली रो इस रो के 3 टाइम्स मल्टीपल है, देखें तो सही है। तो यहाँ पर 2 रोज जो हैं वो तीसरे रो के क्या है, मल्टीपल हैं। ऑर्डर कितना है इसका, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3, सो 3 माइनस मल्टीपल कितने हैं 2, कितना आंसर आ गया 1। यहाँ से पता चलता है कि कितने आइगन वैल्यूज एक्चुअल में 0 नहीं होंगे, नॉन 0 होंगे। तो 1 आइगन वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ एक आइगन वैल्यू इन 3 आइगन वैल्यूज जो आप कैलकुलेट करोगे उसमें से नॉन 0 होगा, बाकी अदर 2 आइगन वैल्यूज कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आंसर कितना आने वाला है 0 0 और एक नॉन 0 होगा, उसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसके लिए आप एक ट्रिक अपना सकते हैं कि सम ऑफ द आइगन वैल्यूज दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें ट्रेस कितना है, ट्रेस अगर हम देखें 1 + 4 + 9 कितना हो जाएगा, 1 + 4 + 9 is 14। सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, सो 0 + 0 + x, this is equal to 14, so x is equal to 14, that's why the eigenvalues of this matrix are 0 0 14। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है कंसीडर ए 3 डायमेंशनल गैस। सबसे पहले हमें गिवन है कि एक 3 डायमेंशनल गैस है। ठीक है,
it has n indistinguishable atoms, each of mass m moves in a potential आपको गिवन है, potential is हाफ के एक्स स्क्वायर। तो आपको पता चल गया होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो किस में मूव करने लग रहे हैं, अलोंग वन डायमेंशन मूव कर रहे हैं, ठीक है। x is greater than equal to 0 and x is less than 0. That's why we say that gas is bound within the area yz plane, ठीक है। You have to find out the specific heat of the system. सबसे पहले इसका लिखते हैं हैमिल्टोनियन कितना होगा। तो हैमिल्टोनियन कितना हो जाएगा, हैमिल्टोनियन बिकम्स, देखिए 3 डायमेंशनल है, सो हर एक का मास कितना है, m है, ठीक है। सो px स्क्वायर बाय 2m प्लस में py स्क्वायर बाय 2m प्लस में pz स्क्वायर बाय 2m, ये आ जाएगा। ये तो क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी कितना है, हाफ के एक्स स्क्वायर है। yz प्लेन के अंदर वो वैसे बाउंड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो हैमिल्टोनियन हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट हम करेंगे z यानी पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे, ठीक है। अब ये देखिए ये लॉन्ग मेथड है, z इज इक्वल टू e माइनस बीटा एच, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे देन u की वैल्यू हम निकालेंगे माइनस डेल बाय डेल बीटा ln z, और फिर इसके बाद स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू डेल u बाय डेल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अपने पास आंसर आएगा इसका। लेकिन यहाँ से आप देखिए आंसर जो है वो चेक कर सकते हैं कितना आ जाएगा। देखिए लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आप यहाँ पर लगाइए, इट सेज दैट द एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच क्वाड्रेटिक टर्म इज हाफ kT। सो यहाँ हाफ kT, हाफ kT, हाफ kT, हाफ kT, कितना हो गया कंप्लीट, 2 kT हो गया। 2 kT इज द average internal energy. From here I can find out the specific heat, its value becomes 2 kb. This is the answer. This is the answer. चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, फॉर डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल v of x is equal to alpha del of x, the uncertainty in the momentum is, okay, you have to given the direct delta potential alpha del of x, you have to find out del p. So what is the value of del p? Del p, uncertainty in the momentum is p square माइनस में ये होता है, ठीक है। p स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p और फिर उसका स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद उसका अंडर रूट लगाएंगे, देन यू आर गेटिंग द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है यहाँ से। तो अपने को फाइंड आउट करना सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम। अगर हमने ये फाइंड आउट कर लिया देन आई एम गेटिंग द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था, या तो स्क्रोडिंगर इक्वेशन का यूज करके यहाँ से एनर्जी और वेव फंक्शन फाइंड आउट कीजिए, या फिर आप डायरेक्टली जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप यहाँ याद रखिए। कितना फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था E इज इक्वल टू अल्फा बाय 2k होता है, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा अल्फा बाय 2 और k की जो वैल्यू होती है इट इज m अल्फा बाय h कट स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू होती है। सो आई एम गेटिंग m अल्फा स्क्वायर बाय 2h कट स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। दिस इज द एनर्जी। नेक्स्ट इज वेव फंक्शन। सो वेव फंक्शन होता है अंडर रूट k e टू द पावर माइनस k और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द x, ये वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पर भी k की क्या वैल्यू है, m अल्फा बाय h कट स्क्वायर, ये वैल्यू है। अब अगर देखें यहाँ पर तो वेव फंक्शन अपने पास कैसा है, रियल है, ठीक है। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था यहाँ पर कि डायरेक्ट डेल्टा पोटेंशियल के कोरस्पोंडिंगली एनर्जी और वेव फंक्शन की ये वैल्यू होती है, याद रखेंगे इसको। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था आपको कि जो वेव फंक्शन अगर वो रियल है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम कितना होता है, 0 होता है। सो इट्स वैल्यू इज 0। नेक्स्ट है इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए आप ये करिए 2me लिख सकते हैं इसको, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी और मोमेंटम ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2me, सो यहाँ से आ जाएगा 2m और e यहाँ से आ जाएगा m अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2h कट स्क्वायर। सो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो आई एम गेटिंग m स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय h कट स्क्वायर। सो यहाँ पर अगर हम पुट करें देन आई एम गेटिंग अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी m स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाय h कट स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 है। सो आई एम गेटिंग m अल्फा बाय h कट, m अल्फा बाय h कट, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है 15 इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन ए 2 डायमेंशनल पोटेंशियल। ऑब्वियसली आपको गिवन है 2 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर का पोटेंशियल गिवन है। द डीजेनरेसी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है। 2 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर के केस में डीजेनरेसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1, और 3 डायमेंशनल मैंने आपको बताया था इट्स फॉर्मूला इज n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 2,
पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अपने को 15 इलेक्ट्रॉन्स जो है अरेंज करना है, 15 इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फेर्मियंस हैं, स्पिन कितना होता है इनका, हाफ होता है। तो मैक्सिमम अकोमोडेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द वन लेवल कितना हो जाएगा, 2s+1 हो जाएगा। दैट मीन्स 2 × हाफ + 1, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है आप एक लेवल के अंदर भर सकते हैं, ठीक है, फिल कर सकते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले n = 0, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से। दिस इज ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इस तरीके से। इसमें डीजेनरेसी कितने हो जाएगा, n+1, 0 के कोरस्पॉन्डिंगली डीजेनरेसी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 इस तरीके से, ठीक है। सो आप देखेंगे ये नॉन डीजेनरेट है, ये डबली डीजेनरेट है, ये 3-फोल्ड डीजेनरेट है, 4-फोल्ड डीजेनरेट, इस तरीके से चल रहा है। अब मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन जो है वो कितना हो जाएगा, देखिए ये एक लेवल है, इसके अंदर एक लेवल है तो कितने हो जाएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 2 लेवल्स हैं तो 4 हो जाएगा, 3 हैं तो 6 हो जाएगा, 4 हैं तो 8 हो जाएगा, 5 है तो 10 हो जाएगा, इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। अब 15th इलेक्ट्रॉन जो है, 15th इलेक्ट्रॉन वो कहाँ आएगा, किस वाले लेवल के अंदर आएगा, n = 0 1 2 3 4 किस वाले लेवल के अंदर। तो देखिए 2 + 4 6 6 और 6 12 और 12 देखिए यहाँ पर इस वाले लेवल के अंदर, दैट मीन्स इस वाले लेवल के अंदर आपके पास में आ जाएगा n = 3 के कोरस्पॉन्डिंगली, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कितना है, 4-फोल्ड डीजेनरेट है। सो डीजेनरेसी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो रहा है, तो मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन का डीजेनरेसी कितना है, 4 है। और एनर्जी इसके करस्पॉन्डिंग कितनी हो जाएगी, इसका फॉर्मूला होता है nx + ny + 1 एंड h⁻ω, आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑस्किलेटर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 + 1 = 4, सो 4h⁻ω, ठीक है, 4h⁻ इज द एनर्जी ऑफ दैट मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि एनर्जी कितनी है उसकी, 4h⁻, यहाँ पर कितनी है 3h⁻, यहाँ पर कितनी है 2h⁻, और यहाँ पर कितनी है h⁻। सो ये हाईएस्ट एनर्जी है। यहाँ पर डीजेनरेसी कितनी है 4, सो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन है, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज perturbed by H' = bx², b कोई कांस्टेंट है, द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जीज। ओके, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन भी आपको गिवन है, हमें वैसे भी पता है 1/√πa₀ e to the power -r/a₀, यही होता है, ठीक है। और आपसे वो पूछ रहा है कि ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा E, और ये आ जाएगा 1 of 1, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साई, ये 1 है एक्चुअल में ना, 1 आना चाहिए, साई n है तो साई 1 एंड देन दिस इज h' साई 1, ठीक है, ये आ जाएगा। सो आई एम गेटिंग साई 1 bx² और साई 1, और यू से दैट bx², और यू से दैट bx², एक तरीके से ही बात हो गई। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x²। ओके, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ r² तो पढ़ा था हमने, इसकी क्या वैल्यू होती है, पिछले लेक्चर में आपको बताया था, इसकी वैल्यू होती है n² a₀² / 2 एंड 5n² + 1 - 3 l of l + 1, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर r² की टर्म में कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम स्फेरिकल है, ठीक है, और स्फेरिकल के केस में r² = कितना होता है, x² = y² = z², ये सारे के सारे तो होते हैं इक्वल, ये सारे तो होते हैं इक्वल। सो यू कैन राइट इट एज you can write it as x² + y² + z², सो यहाँ से आ जाएगा 3x², ठीक है, ये आ जाएगा। सो आई एम गेटिंग फ्रॉम हेयर x² = 1/3 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ r², ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा b/3 एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ r², बस ये आपने फाइंड आउट करना है। तो ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट के केस में कितना हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट के केस में देखिए साई 100 होता है, साई 100 n l m, ठीक है, l की वैल्यू कितनी है 0 है, तो ये तो गया, n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, सो आई एम गेटिंग a₀² / 2 एंड 5 + 1 = 6, सो आई एम गेटिंग 3a₀², तो यहाँ पर 3a₀² रखेंगे, तो आई एम गेटिंग b/3 × 3a₀², सो 3 से 3 कैंसिल, आंसर इज ba₀², ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा, ba₀²। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7th क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल जीमन कंपोनेंट्स फॉर द ट्रांजिशन आपको दे रखा है 3d2 से लेकर के और 3p1,
ये ट्रांजिशन हो रहा है, आपने फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ जीमेन कंपोनेंट्स, और वो भी नॉर्मल वाले। ठीक है, तो जीमेन कंपोनेंट देखिए दो टाइप्स के हैं, नॉर्मल और एनोमलस। नॉर्मल और एनोमलस। तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला हमने याद रखना है वो ये है, या तो आप देखिए ट्रांजिशन कीजिए सिलेक्शन रूल को याद रखते हुए, या फिर आप एक काम कीजिए नॉर्मल जीवन कंपोनेंट में फॉर्मूला याद रखेंगे तो कितना आता है इसके अंदर आता है 6j + 3। एनोमलस के अंदर जो फॉर्मूला आता है वो डिपेंड करता है एक्चुअल में j के ऊपर। ठीक है, हो सकता है j 0 हो सकता है j इंटीजर हो सकता है j जो है वो नॉन इंटीजर हो। तो तीनों केस में अलग अलग फॉर्मूला यूज करना होता है। ठीक है, इस केस में क्या है, इस केस में क्या और इस केस में क्या। इसमें तो यही सेम है 6j + 3, इस केस में 2j और इस केस में 6j + 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो अब यहां पर देखें j जो है, यहां पर j क्या है, अब देखिए j की वैल्यू क्या है, j जो है वो लोवेस्ट वैल्यू है इस ट्रांजिशन के अंदर। देखिए इसके अंदर कितना है, इस स्टेट के अंदर j की वैल्यू 2 है, इस स्टेट के अंदर कितनी है 1 है। सो अपने को लेना है यहाँ पर j की वैल्यू लोवेस्ट, कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1 हो जाएगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, सो j की वैल्यू अपने केस में कितना है 1 है, दिस इज दी लोवेस्ट। तो टोटल नंबर ऑफ नॉर्मल जीवन कंपोनेंट्स निकालने तो कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 × 1 + 3, दैट मीन्स 9 टोटल नॉर्मल जीवन ट्रांजिशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दिस, द एवरेज फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ड्यू टू वेव इज। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है सबसे पहले तो I cap √2 साइन ऑफ kz - ωt। ठीक है, ये आपके पास में गिवन है वोल्ट पर मीटर। एंड यू टू फाइंड आउट दी एवरेज फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर आपसे पूछ रहा है, एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर आपसे पूछ रहा है। इसका वैल्यू जो है वो कितना आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 10⁻⁴। ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर। सो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए एक तो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला क्या है, S = E × H। सो E × B एंड डिवाइडेड बाय μ0। ठीक है, और यहाँ से B की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रखा होता है वो हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, del क्रॉस E = -del V / del T। ये हम फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, कर्ल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -del V / del T। इफ द चार्ज इज स्टैटिक देन दिस वैल्यू बिकम्स 0 एंड वी से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। पर चार्ज अगर मूव करने लग रहा है तो चार्ज मूव कर रहा है तो फिर इसकी वैल्यू 0 नहीं होती, फिर उसकी वैल्यू कितनी होती है -del V / del T। ठीक है, तो यहाँ से आप D की वैल्यू फाइंड आउट करिएगा। अब ये तो है लॉन्ग मेथड, इजी मेथड क्या है, इजी मेथड है आप ये फॉर्मूला लगाइए, ½ C∁ E0²। ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, तो कितना आएगा, ½ × C स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर कितना होता है 3 × 10⁸। दिस इज द डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस, कितना हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, और इनटू में एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड उसका होल स्क्वायर, एम्पलीट्यूड कितना है √2 I कैप, √2 है यहाँ पर, तो √2 का 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। एंड 10⁻⁻4 में निकालना है, 10⁻12 और 10⁻8 कितना हो जाएगा 10⁻4 ही आएगा। सो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप देखेंगे 8.85 तो करस्पॉन्डिंगली ये एक्चुअल में राउंड ऑफ करेंगे तो 9 के इक्वल आ जाएगा, तो 9 × 3 27। सो आंसर कितना आ जाएगा 27 × 10⁻4 वाट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय एन अट्रैक्टिव सेंट्रल फोर्स मूव्स इन ऑर्बिट गिवन बाय r = a 1 + cos θ। ठीक है, नाउ द लॉ ऑफ फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, आर्क पे डिपेंडेंसी बतानी है सेंट्रल फोर्स की किस तरीके से होगी। सो अगर देखिए ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन से भी निकल सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट जो सेंट्रल फोर्स पे जब लगता है तो उसका इसमें जो ऑर्बिट की जो इक्वेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन वो आप लगा करके आप सॉल्व कर सकते हैं, पर ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपके लिए। कई बार शॉर्टकट जो है काम आ जाता है यहाँ पर, तो शॉर्टकट जो है वो ये है कि इफ r⁴n = a⁴n cos n θ then f is directly proportional to 1/r⁴n + 3। यहाँ पर भी हम यही ट्रिक अपनाएंगे। इस फॉर्म में लेके आने के लिए देखिए क्या हो सकता है, सबसे पहले तो 1 + cos θ को आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 cos² θ/2, 2 cos² θ/2। अब यहाँ से स्क्वायर भी हटाना है, तो स्क्वायर हटाना है तो काम कीजिए दोनों तरफ रूट ले लीजिए,
स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आई एम गेटिंग अंडर रूट आर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2a एंड फ्रॉम हेयर आई एम गेटिंग कोस ऑफ थीटा बाय 2। ठीक है, सो ऐसा जाएगा आर की पावर हाफ, दिस इज इक्वल टू 2a, इसकी पावर हाफ कोस थीटा बाय 2। सो n की वैल्यू कितनी आ गई, अगर हम इसको कंपेयर करें तो n की वैल्यू आ गई अपने पास में हाफ। तो n की वैल्यू अगर हाफ रखेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 2 इंटू हाफ प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 1 बाय r टू द पावर 4 और r टू द पावर माइनस 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, इट सेज a particle moves in a potential v of x is equal to ax to the power 6 where a is greater than 0, the total energy depends on the time as। ऑब्वियसली देखिए v आपको गिवन है, v of x is equal to ax to the power 6, तो डिपेंडेंसी हमें एनर्जी और t के बीच का बताना है। ठीक है, तो शॉर्टकट फॉर्मूला हम याद रखेंगे, शॉर्टकट फॉर्मूला ये है t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट e और e टू द पावर 1 बाय n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट ई और e टू द पावर 1 बाय 6 आ जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6 है, n की वैल्यू कितनी है 6 है, तो दिस इज e टू द पावर 1 बाय 6 माइनस में हाफ, तो दिस इज 6 एंड दिस इज 1 माइनस 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा e टू द पावर माइनस 2 बाई 6, दैट मीन्स e टू द पावर माइनस 1 बाई 3। इस तरीके से डिपेंडेंसी t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to द पावर माइनस 1 बाई 3। ठीक है, दिस इज द आंसर। सो आज हमने ये 10 प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया आप लोगों के साथ में। ये 10 क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो नेट एस्पायरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम्स। शो ट्रिक का यूज करते हुए हार्डली 1 और 2 मिनट्स में मैंने इसको सॉल्व किया है। अगर टाइम सेव होता है, ट्रिक वहां लग रही है और एफिशिएंसी ज़्यादा मिल रही है आपको, तो इंपॉर्टेंट है, आप जो है वहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि हर बार जो है शॉर्टकट फेल नहीं होता है, शॉर्टकट जो है वहाँ आप यूज़ करते हैं तो आपके पास में टाइम जो है वो सेव होता है, और टाइम बचाना ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। सो ये आप जो है कर सकते हैं। अगर आप इन 10 क्वेश्चंस को देख रहे हैं, पिछले जो मैंने बाकी अदर लेक्चर्स भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, उसमें मैंने और भी शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आप नेट फिजिकल साइंस के एक्सपायरेंट हैं तो ज़रूर से ज़रूर शॉर्ट ट्रिक्स जो है आप अपना सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।